गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड टेस्ट कर लेते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई थम्स अप दे दीजिए, चैट में लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स के लिए। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है करंट अफेयर की। सर ने मुझे करंट अफेयर लेने के लिए बोला है, तो मैं आपको थोड़े थोड़े इसकी निटी ग्रिटी बता देता हूँ करंट अफेयर क्लासेस की। अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो करंट अफेयर क्लासेस है वो पहला मई का मंथ कवर करेंगे। और मई में हम वीकली वीकली हम कवर करेंगे। फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का, फोर्थ वीक का। ठीक है। और इसका रीज़न ये है कि मैं जो ये पहले मई करवा रहा हूँ, बाद में हम पीछे की तरफ चलेंगे। अप्रैल बाद में करेंगे, फिर उसके बाद मार्च करेंगे। जितना हो सकेगा। आपका 14 जून को एग्जाम है आई थिंक। तो 14 जून तक हम जितना भी हमसे कवर हो पाए उतना हम कवर कर लेंगे। ठीक है। इसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊं कि हम उल्टा क्यों चल रहे हैं। कई सर, आप लोग ये बोलेंगे सर आपको तो पहले से जनवरी से पढ़ाना चाहिए या फेब से पढ़ाना चाहिए या अप्रैल से पढ़ाना चाहिए। इसके रीजन मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑल राइट। तो शुरू करें फिर आज की क्लासेस की, और वेट करना है? थोड़ा और ज्वाइन कर लें? बताइए आप लोग। टाइम तो हो गया है 7:30। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। ये कोट ऑफ द डे है। नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ द टाइम। ये आपके स्टडीज, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। ये आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। और अपने गोल्स बनाइए, छोटे 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 टारगेट बनाइए, रूटीन बनाइए और प्रॉपर फॉलो करने के लिए। और उसको एग्जीक्यूट करिए और एक अपना गोल सेट करके उस गोल को अचीव करिए। ठीक है। और ऐसे ही आप आगे मेरे से छोटे छोटे कोर्स और मोटिवेशन लेते रहेंगे ना, और ये अपना एग्जाम क्लियर कर दीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला सेगमेंट जो होगा, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। ठीक है। पहला हम सेगमेंट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। जो जो स्टेट ने कोई भी इनिशिएटिव लिया है, नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो सेगमेंट्स हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो हम फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा, पद्मा डोरी। अब ये क्या चीज़ है? ये अभी न्यूज़ में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेटेड है, तो मैंने टॉपिक ऐड किया है। ठीक है। पद्मा डोरी क्या है? ये एक क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल इनिशिएटिव है। जो कि क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल क्या मतलब है? दो तीन वर्ड समझिए। क्रॉस है एक, तो मतलब दो तीन चीज होंगे इसमें। क्रॉस है, फिर ये रीजनल है, और ये टेक्सटाइल है। याद रखना क्या है ये? टेक्सटाइल। ठीक है। तो ये दो रीजन को वो कर रही है, जोड़ रही है। एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, दूसरा क्या? मध्य प्रदेश को। ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, मध्य प्रदेश को। तो ये है क्या? एक ब्लेंड है। जो एरी अहिंसा सिल्क होती है नॉर्थ ईस्ट की, और एक चंदेरी सिल्क होती है। ठीक है। वो मध्य प्रदेश की। ठीक है। वो इन दोनों चीज, तो एक नया टेक्सटाइल मटेरियल बनाया गया है, उसको बोला जा रहा है पद्मा डोरी। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है इसमें? नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स हैंडीलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। ये है इसका वो। ये मिनिस्ट्री कौन वो कर रही है इसे? ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है। तो ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये ऐसे अरी अहिंसा सिल्क, और ये दूसरा मध्य प्रदेश की चंदेरी और चंदेरी, और इनका एक ब्लेंड बनाया जा रहा है। ठीक है। अब सेकेंड चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो ये अरी अहिंसा सिल्क है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पाई जाती है, कहाँ से बनती है? आपको अगर कोई पता हो किसी को, तो एक सेकेंड ये, तो कोई कमेंट में लिख सकता है अगर किसी को थोड़ा आइडिया हो। नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये आसाम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी होता है, पर आसाम में सबसे ज्यादा होता है। हाँ राइट, ये आसाम में सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेल वन मोबाइल ऐप। ये भी अभी न्यूज़ में था। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिए कि लॉन्च वैसे 2025 में हुआ था, पर अभी न्यूज़ में था तो मैंने डाल दिया था ऐसे। तो रेल वन मोबाइल ऐप है क्या? ये क्या करती है, एक ऐप बना दी गई है गवर्नमेंट ने, जो कि बनाई है सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, जो कि कंसोलिडेट्स कर देती है मल्टीपल रेलवे सर्विसेज। मतलब जो भी आपको रेलवे सर्विसेज मिल रही है ना किसी और जगह से, उसको क्या कंसोलिडेट कर देगी। तो आप एक ही ऐप में आपको सारी की सारी सर्विसेज मिल जाएगी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कौन सी नई ऐप बनाई है सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने जिसमें कि सारी सर्विसेज कंसोलिडेट हो रही है? तो ये आंसर हो जाएगा रेनवल मोबाइल ऐप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये ऐसे ऐप है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, ये नेक्स्ट वो है टॉपिक है, डीपीआई एट द रेट रोड मैप फॉर विकसित भारत। ये किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमें, जो कि इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ये डीपीआई एट द रेट 2047 रोड मैप और विकसित भारत किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स अलग अलग है, हर एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और उसका जो बेस होता है, कितना हमें मटेरियल पढ़ना है, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि किस एग्जाम में कितना हमें मटेरियल याद रखना है। कोई एग्जाम होते हैं जिसमें जैसे स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल आपको याद रखना पड़ेगा। कोई आपका एग्जाम जैसे ये 14 जून वाला है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम डायरेक्ट ही उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे साइड में। ये नेक्स्ट है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल। ये भी लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। इसमें क्या करना है, जो जो भी हमारे रियल टाइम गवर्नेंस हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए कर रहा है। मतलब किसके बीच में? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल है। और नाम से ही पता लग जा रहा है कि सेंट्रल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। प्रभारी मतलब कोई इंचार्ज है, ऑफिसर मतलब ऑफिस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सबके सब। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है। तो किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन ये आएगा, नीति आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉट में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं उसको आंसर दे दूंगा। ठीक है, ये है नीति आयोग लॉन्चेस सी, हाँ, सेंट्रल प्रभारी पोर्टल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग का जो वो है, स्ट्रक्चर है कैसे। इसमें जो चेयरमैन होते हैं, आपको पता है चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? कोई बता सकता है? चेयरमैन, वेरी गुड वेरी गुड, पीएम। ठीक है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग तो थोड़ा बेयर करना, ये जो मेरा पेन टाइप है थोड़ा फिसलता है, तो इसमें थोड़ा वो हो रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब है सर की तो हैंड राइटिंग पता है, ये तो 4 साल के बच्चे की हैंड राइटिंग लग रही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो चेयरमैन है वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन कोई बता सकता है नाम? अभी नीति आयोग के वाइस पे चेयरमैन चेंज हुए हैं अभी, इसको नाम पता हो? नहीं? तो अभी अप्रैल 2026 में वाइस चेयरमैन चेंज हुए हैं। ठीक है, उनका नाम है श्री अशोक कुमार लहरी जी। पहले जो थे इंचार्ज वाइस चेयरमैन, उनका नाम था सुमन के बेरी। ठीक है, अब देखिए अप्रैल में हुआ था और चेंज, और मैं अभी मई का डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो अप्रैल में जो होना था, मतलब पहले ही जो ये चेंजेस आए होंगे, अपॉइंटमेंट हुई है, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसीलिए मैंने बोला था कि हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो आपको जो टेंशन थी कि अप्रैल में छूट रहा होगा कुछ, तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी। मई में वो चीज़ हो चुकी है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अब चेंज हो चुके हैं वाइस चेयरमैन। वो अप्रैल में अपॉइंट हुए थे, पर मैं मई में बता रहा हूँ। तो हमारा अप्रैल वाला थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी कवर हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन आपने, मैंने बता दिया आपको, श्री अशोक कुमार लहरी जी, ये 2026 अप्रैल में अपॉइंट हुए थे। इसकी जो सीईओ है, ये दो दिख रही है आपको फोटो। ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं और इनका नाम है मिस निधि शिपर जी।
तो दो तीनों वो चीजें इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन याद रखना आपको। एक तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो कि अशोक कुमार लहरी जी है, और सीईओ मिस नीति शिब्बर, ये सीईओ है नीति आयोग की। ये एग्जीक्यूटिव काम करती है, मतलब पॉलिसी बनाएंगे ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन और दो चार और मेंबर्स होते हैं। और जो नीति शिब्बर जी है इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जो भी पॉलिसी बनी वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टॉप अपने टॉपिक में। ठीक है, ये इंडिया हैज लॉन्च इस फ्लैगशिप आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जमैका। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि किस कंट्री में हुआ था, पर क्वेश्चन है सर सीए में मंथ का भी आएगा क्या? मंथ इन द सेंस कि आप वो पूछ रहे हैं कि किस मंथ में क्या हुआ था, या मई मंथ का? हाँ सर, मई मंथ का भी आएगा। मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके सामने डिस्कस करा है पंकज सर ने कि मई का भी हम कवर करेंगे, और अप्रैल का तो हम पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंडिया हैज लॉन्च फ्लैगशिप आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर। 15 दिन का पहले का बोला कि जून में एग्जाम है, जून से 15 दिन पहले का जितना भी होगा हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये जमैका में कराया, डिप्लॉयड बाय ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर फ्रेमवर्क। ठीक है, इन्होंने करा। अब इसको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ करा है क्या करा है, बस हमें ये याद रखना है कि आरोग्य मैत्री पोर्टल है क्या, पोर्टेबल हेल्थ केयर है क्या। हाँ जी, 14 जून को बताया कोई का एग्जाम है। ठीक है, तो ये आरोग्य मैत्री क्यूब है क्या जी? एक क्यूब है। क्यूब क्या क्या, साइड लेंथ ब्रेंथ हाइट एक जैसे होती है, तो एक क्यूब बना रखा है नॉर्मल। इसके अंदर क्या है, हमारे जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड होती हैं। जैसे बेसिक कंसल्टेशन हो सकता है, डायग्नोस्टिक्स हो सकती है, एसेंशियल मेडिसिन हो सकती है, टेलीमेडिसिन हो सकती है। ये क्यूब है और कुछ नहीं। ये हमें जमैका में डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है, बस ये पूछ सकता है कि ये इसमें आरोग्य मैत्री क्यूब क्या चीज़ है, तो बता देना। हाँ, नाम से पता लगा, आरोग्य, आरोग्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ होगा, तो ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सॉरी, आगे चलेंगे काफी। प्रशस्त 2.0, ये एक पोर्टल है जो कि एनसीईआरटी ने बनाया है। सीधे क्वेश्चन ये आ सकता है किसने बनाया है, तो ये एनसीईआरटी ने बनाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्री असेसमेंट ऑफ होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। ठीक है, और इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव है an upgraded digital tool for early stage identification and teaming the development disabilities of school children and promote inclusive education। ये कुछ नहीं है, एक पोर्टल सा बनाया है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कोई भी डिसेबिलिटी है किसी भी बच्चे के लिए, स्कूल वाले बच्चे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें यही बन सकता है, किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। तो डिसेबिलिटी कवरेज 21 डिसेबिलिटीज कवर करता है, जो राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट है हमारा, उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा टॉपिक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। ये अभी अभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। ठीक है, तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांसमेंट चेक करनी है हमें, और कुछ नहीं करना। तो ग्राम पंचायत से जितनी भी कंट्री में अक्रॉस द इंडिया उनकी एडवांसमेंट क्या है, परफॉर्मेंस वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐड करा था कि उसमें टॉप परफॉर्मर कौन है, त्रिपुरा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, इमर्ज एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द पंचायत गवर्नेंस। तो ये हमारा जो त्रिपुरा स्टेट है वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस इंडेक्स में। ठीक है, त्रिपुरा का आप थोड़ा देख लेना मैप में जाके, कि त्रिपुरा की बाउंड्रीज किस किस स्टेट से टच हो रही है, बाउंड्रीज का देख लेना, टच हो रही है। और सेकंड चीज त्रिपुरा की वो देख लेना, कैपिटल। ठीक है, और इंटरनेशनल बाउंड्री तो पूरी बांग्लादेश से टच होती है। ठीक है, तो ये चीज चेक करते हुए जाना। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप कोई भी लोकेशन जोग्राफिकल टर्म आपको मिलती है ना, कोई भी, जैसे त्रिपुरा मिल गया, जमैका मिल गया, इससे पहले जमैका थी, ठीक है, ये केरला है, उड़ीसा है, तो ये आप एक बार जाके अपने एटलस में जरूर देखिए, और अपनी एटलस अपने साथ में रखिए हर समय। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर जोग्राफिकल टर्म आती है, जोग्राफिकल लोकेशन आती है, तो उसे मैप में जरूर डालें। आप उसके चक्कर में उसके आसपास की चीजें सीखेंगे, याद रखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि त्रिपुरा आपने खोला, उसमें अगरतला में आपने देखा,
तो उसके आसपास की बाउंड्रीज आप देखोगे, में कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, कौन सी रिवर्स बह रही है, तो ऐसे ऐसे करके आपके ये आगे बढ़ता चले जाएगा और आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, ये हो गया क्लियर। त्रिपुरा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कर दिया रिलीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट में जो जो फर्स्ट पर्सन अभी अभी बार हुआ है हमारी कंट्री में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ये वाला सेगमेंट। चलते हैं आगे। ये है इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्या नाम लिख दिया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये कि कुछ नहीं है, बस क्या है, सैटेलाइट है डेटा सेंटर की। अब डेटा सेंटर क्या होता है, जहाँ डेटा प्रोसेस होता है बहुत सारा, सैटेलाइट है एक डेटा सेंटर। पर ये क्या फर्स्ट ऑर्बिटल है, मतलब फर्स्ट है, ऑर्बिट करेगी पूरी अर्थ को ऐसे। तो फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, और कुछ नहीं, इसका नाम क्या है, पाथफाइंडर। ठीक है, नाम पूछा जाएगा कि अभी इंडिया ने रिसेंटली एक फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च करी, पाथफाइंडर उसका नाम है। ये बनाया किसने, पिक्सल एंड सर्वन, ये दोनों की दोनों एक प्राइवेट एंटिटी है, उन्होंने बनाया। ये क्या करेगी, वहां जाके ऊपर जाके कुछ ना कुछ तो करेगी ना, जैसे जाके वहां पर बस अपना लटक तो जाएगी नहीं। ठीक है, करेगी रियल टाइम एआई इन्फ्रेंस करेगी, डेटा प्रोसेसिंग करेगी विद इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो स्पेस एनवायरमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टो एसआर सैटेलाइट। अब ये भी नाम देख के डर रहे सर, ये ऑप्टो सैटेलाइट क्या है चीज है। ठीक है, तो ये है ऑप्टो का मतलब होता है ऑप्टिकल, एस ए आर का मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार। है क्या, सैटेलाइट ही है, और क्या, और कुछ है नहीं। वर्ल्ड की फर्स्ट है, पर ये याद रखना, ये वर्ल्ड की फर्स्ट है। तो ये बनी है मिशन दृष्टि के अंडर। ठीक है, बनाया किसने, गैलेक्सी आई स्पेस। ठीक है, ये स्टार्टअप है बेंगलुरु बेंगलुरु का। ठीक है, लॉन्च किसने किया, फैल्कन 9 रॉकेट। ये लॉन्च हुई है कैलिफोर्निया से, ये याद रखना, फैल्कन 9 रॉकेट बाई स्पेस एक्स। ठीक है, तो याद रखना कि ये चीजें इंडिया में लॉन्च नहीं गई, कहीं गलती से इसरो मार्क कर दिया है, नहीं स्पेस एक्स में लॉन्च करी है, जो कि है वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टो एसआर सैटेलाइट। इसका काम क्या है, काम कुछ नहीं है, वेदर के लिए काम आएगा और कुछ नहीं, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। वेदर के लिए हमें ये सैटेलाइट लीजिए, प्राइवेट एंटिटीज का काम है, तो इसरो अगर आ जाता है ऑप्शन में तो आप गलत कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। अब क्या है, ये इंडिया का पहला स्टेट है जिसने क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, किसके लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने एक सेंटर बनाया। कौन है स्टेट, कर्नाटका। ठीक है, सॉरी, कर्नाटका स्टेट है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कौन सा स्टेट है जिसने अभी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, तो सीधे सीधा आंसर आ जाएगा कर्नाटका। ठीक है, नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, सीओई स्पेस टेक फाउंडेशन, ये एंटिटी का नाम है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने करी है, कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद एससीआई इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन केवल यही आ सकता है, कौन से स्टेट ने करी है, कौन सा पहला स्टेट है, स्टेट लेड सेंटर एक्सीलेंस ऑफ स्पेस, बेंगलुरु कर्नाटका। ये आप याद रहे, वहाँ के सीएम है, और इनके साथ स्पेसशिप खड़ा है, तो आपको याद भी रह जाएगा। शक्ल देखे, अरे वहां पर हमने ये देखा था, ये सिद्धरमैया जी थे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, तो वो स्पेस के साथ स्पेसशिप के साथ खड़े थे, वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक चीज और बतानी थी, अभी जो है कर्नाटका सीएम चेंज हो गए हैं, डीके शिव कुमार शायद से अभी चल रहा है, बन जाएंगे। तो ऐसी चीजें कनेक्ट करके आप करंट अफेयर करिए करो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पेपरलेस कर दी अपनी सारी जुडिशरी, इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इंडिया फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन है भाई, तो आंसर होगा सिक्किम। तो हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम में कर दिया है, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी है, प्रेम सिंह तमांग जी। ठीक है, ये अपना नोट पैड लेके बैठे हैं, तो आपको याद रह जाएगा कि एक फोटो थी जिसमें सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो वो पेपरलेस जुडिशरी में बैठे थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे। सेकंड चलते हैं, स्पेशलाइज्ड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। ये किसने लॉन्च करा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च करा है। ठीक है, गिग वर्कर कौन होते हैं, आपको पता होगा, ये स्विगी जोमेटो जो टाइम बाउंडेशन में करते हैं काम, चीजें मतलब जिनको मंथली सैलरी नहीं मिलती, डेली वेजेस टाइप होता है, और
अपना आप ही वो कभी भी वो ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, और कभी भी उस वर्क को छोड़ सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने ओला उबर कैब्स वाले, जब उनको टाइम होता है वो ऑन कर देते हैं ऐप, उसके बाद वो अपनी ऑफ ऐप ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये इनको गिग वर्कर्स कर, तो इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड क्या बना है, डिजिटल ग्रीवेंस रिट्रेसल। ग्रीवेंस मतलब उनकी कोई शिकायत होंगी, कुछ भी होगा, ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम हो गया प्लेटफॉर्म पर। ये कर्नाटक स्टेट में, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ ही जोमेटो स्विगी वाले वर्कर खड़े हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कोई भी इशू आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एकदम अपने सामने रखा है और मैं उसे पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टॉलिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टॉलिंग सिस्टम, मतलब टोल जो होते थे पहले, क्या होता है, एक बैरियर होता था वहां पर, गाड़ियां आएंगी रुकेंगी, फास्टैग रीड होगा, उसके बाद गाड़ियां आगे जाएंगी। ठीक है, पर ये क्या फ्री फ्लो कर दिया, ये पहला है इंडिया का, तो याद रखना, पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ये चोरावासी टोल प्लाजा गुजरात में किया गया है, जो कि सूरत बारूच सेक्शन का नेशनल हाईवे 48 में। ठीक है, रिमूव फिजिकल टोल बूथ कर देता है, बूम बैरियर्स जो डंडा सा होता था उसको हटा देता है, अलाउइंग व्हीकल्स टू फाइंड नॉर्मल हाईवे स्पीड विदाउट स्टॉप। मतलब आपको रुकने की जरूरत नहीं, गाड़ी लाई सीधा, हॉर्न भी बजाने की जरूरत नहीं है, खुला रहेगा, आप निकले, आप पैसे कट के डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घंटों जाम पे खड़े रहते कई बार नेशनल हाईवे में, आपने भी ये देखा होगा अपनी लाइफ में क्रॉस करते हुए। तो बैंकिंग पार्टनर कौन है, आईसीआईसीआई बैंक, किसने कराया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना, स्टेट पूछ सकता है, कौन सी स्टेट में हो, गुजरात। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अबे, फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट इन इंडिया, ये पहला हो रहा है समिट। ठीक है, इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया विल होस्ट फर्स्ट समिट इन न्यू दिल्ली। ये कब है, आज है, 1 जून 2026। तो जो जाना चाहता है इस समिट में तो जा सकता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि आज ही है, वहाँ की तैयारी चल रही होगी, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है, इसकी थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ये इसकी थीम है, तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। क्वेश्चन पूछा था, बिग कैट अलायंस क्या चीज है। आ, ये देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब 2023 में। ठीक है, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है, स्टैब्लिश का बिग सेवन कैट्स का कंजर्वेशन करने के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बिग सेवन कैट कौन कौन सी बिग सेवन कैट नहीं है, मत इनमें से। ठीक है, या कौन कौन सी है, तो लायन है इसमें, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर है, puma है। ठीक है, सेवन की सेवन को कंजर्वेशन करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमने लॉन्च किया था 2023 में। ठीक है, इसका पहला समिट हो रहा है, वो न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये इसकी थीम है। तो आप याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। आगे चलते हैं, अब आ गया कल्चरल सेलिब्रेशन। ठीक है, कल्चरल सेलिब्रेशन का सेगमेंट आ गया, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं slide। तो पहले ही इसमें जो टॉपिक है, 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला 57 थे, ये वैसे मतलब काफी सारे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए, देखिए ये 57 थे, कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है, तो गोवा में ही है ऑलमोस्ट सारे के सारे। तो 57 थे, ये गोवा में है, नवंबर 2026 में होगा। स्पेन है इसका गेस्ट कंट्री, इसमें हर साल कोई कंट्री आती है, इस बार क्या है, स्पेन है। क्वेश्चन आ सकता है, जो 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपका गेस्ट कंट्री कौन है, तो आप आंसर करेंगे सीधा स्पेन। याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये गोवा में हो रहा है, ये तो याद बता ही दोगे आप, कहाँ होता है, गोवा में ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, गेस्ट कंट्री हमारी स्पेन है। इसमें फेस्टिवल डायरेक्टर पूछ सकता है, फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है अभी, तो फेस्टिवल डायरेक्टर है आशुतोष गोवारिकर जी। ठीक है, ये भी फेस्टिवल डायरेक्टर है 57th एडिशन के। ठीक है, इससे पहले वाले एडिशन में शेखर कपूर जी थे। ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे, पर आशुतोष गोवारिकर जी हैं अभी। तो ऑप्शन में ये भी डाल सकते हो, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं, आशुतोष गोवारिकर जी है। ठीक है, और ये इनकी फोटो है, आशुतोष गोवारिकर जी को आपको देखना होगा, काफी अच्छी अच्छी फिल्में करी है डायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल एक लगान करी थी इन्होंने, जोधा अकबर, और इससे पहले वाली जोधा अकबर के साथ इन्होंने मोहनजोदारो, ये सारी मूवीज इन्होंने डायरेक्ट करी है। ठीक है, तो आपको शक्ल याद रह जाएगी कि ये कहाँ पर है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में डायरेक्टर है अमीर दिखाने के लिए। डायरेक्टर और वैसे डायरेक्टर नहीं है, कुछ करेंगे, बस उन्होंने ऊपर से सुपरवाइज करनी है चीजें। ठीक है, वहां पर मूवी नहीं बनानी है कोई, सुपरवाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये है ट्रेंडिंग प्लेसेस।
ठीक है। तो अभी अभी जो जो प्लेसेस न्यूज में होंगी, तो वो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आए क्लास में करंट अफेयर के, तो अपने साथ अपने एटलस जरूर रखना है, इंडिया की भी, इंटरनेशनल की भी, ग्लोबल वाली भी। तो हम कुछ भी होगा तो हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप उसके साइड बाय साइड उसकी पेरिफेरी वाली इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगी ट्रेंडिंग प्लेसेस। आगे चलते हैं। सबसे पहला, 100th नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं। लोकेशन का है सबसे पहले, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी कैंपस शिलोंग मेघालय में। ये 100th है, मतलब इसे 1 2 3 4 इतने सारे बना चुके हैं, पर ये 100th वाली है। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। 100th कहाँ था, कहाँ बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी कैंपस शिलोंग मेघालय में। ठीक है, पहली कहाँ बनाई गई थी, फर्स्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस, ठीक है, आईटी दिल्ली। अभी सर पूछेंगे सर ये है क्या चीज, समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस बनाए जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का मतलब, जैसे पुराने पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, नॉर्मल सी बिल्डिंग होगी, अंदर जाओगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बैठे होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ फोटो देख पा रहे हो आप, ये देखिए कैसा बना है, एकदम कैफे जैसा है। आप बैठिए यहाँ पर, चाय कॉफी पीजिए। यहाँ पर तो लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। ठीक है, वो देखिए एकदम कितना अच्छा आर्किटेक्ट बना रखा है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो यही है इसमें, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट 100th वाला कहाँ है, इस वाली नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में बनाया गया, शिलोंग मेघालय में। पहला कहाँ बनाया था, आईआईटी दिल्ली में बनाया गया था। कोर ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, टू रिवैम्प मॉडर्नाइज कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस स्पेस इनटू वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोशल हब्स। मतलब आप जाके वहाँ बैठिए, जैसे सीसीडी होता है। ठीक है, अब बात बात में आप लेटर भी लिख दीजिए, कुछ किसी को पोस्ट करना वो भी कर दीजिए, तो ये चीजें। ऑपरेट्स अंडर जेंजी थीम, जेंजी वाली जो थीम है उसके अंडर ऑपरेट करता है। टारगेट एरिया क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आगे चल रहा है। ठीक है, आईआईटी आईएम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो ये हो गया। तो आगे चलें, तो नेक्स्ट है हमारा गंगा एक्सप्रेस वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन आपका आएगा, गंगा एक्सप्रेस वे। तो ये क्या एक्सप्रेस वे है, ठीक है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया अप्रैल 29 में। ठीक है, तो वजह कहाँ करा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च हुआ, बनाया गया है, मतलब। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट किसको करता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर देता है। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एज एन इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। NH 34 मेरठ में है, और खत्म होता है प्रयागराज बाईपास लास्ट में। 594 किलोमीटर का है, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, पर ये दिखा देता हूँ। देख, मेरठ से शुरू हो रहा है, ये जा रहा है पूरा का पूरा, इतना बड़ा यूपी कवर करते हुए प्रयागराज में एंड हो रहा है। 594 किलोमीटर का, ये क्वेश्चन आ सकता है कितने किलोमीटर कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश स्टेट में। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक, 6 न्यू इंडोर आईसीसी इंडोर क्रिकेट अकेडमीज अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्या है, इंडोर क्रिकेट अकेडमी बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें इनॉग्रेट किया था। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बीसीसीआई ने बनाया। ठीक है, स्टैब्लिश अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडोर क्रिकेट, इंडोर क्रिकेट दिख रहा है फोटो, ऐसा इंडोर क्रिकेट, ऐसी अकेडमीज बना दी गई पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 6 जगह में बनाई है। लोकेशन याद नहीं लगी है, क्वेश्चन शायद से पूछ लिया जाए कि कौन सी जगह नहीं बनाई है, कौन सी जगह बनाई है। तो रामपुर सिक्किम में बनाई है, दोईमुख अरुणाचल प्रदेश में बनाई है, इम्फाल मणिपुर में बनाई है, मंदन कुर्टलांग मेघालय में बनाई है, आइजवाल मिजोरम में बनाई है, दीमापुर नागालैंड में बनाई है। ठीक है, तो ये सब जगह बनाई है, 6 है। या तो नंबर पूछ लेगा 6 बनाई है, या फिर इनमें से कोई नाम पूछेगा। नाम पूछने का थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है, ना पूछे, पर याद रखिए कि अभी अभी इंडोर क्रिकेट अकेडमी बनाई है। एक तो आउटडोर अकेडमी होती है बड़ी सी, जिसमें ग्राउंड होगा इतना सारा, ये इंडोर वाली नेट वेट लगे हुए हैं, सब कुछ अंदर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे ट्रेंडिंग डेज, मतलब जो अभी डेज न्यूज में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सबसे पहला टॉपिक है 66th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट दीपक। प्रोजेक्ट दीपक है एक बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा बॉर्डर की जो रोड्स होती है उसको बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम करती है बीआरओ। ठीक है, उसका 66th रेजिंग डे है। किसका, प्रोजेक्ट दीपक का, बीआरओ का नहीं, याद रखना। 66 रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट दीपक। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, प्राइमरी फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, प्रोजेक्ट दीपक का शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1961 में फाउंड किया था, मेकिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइटल यूनिट बीआरओ की। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वेस्टर्न हिमालय वाला जो पार्ट है ना, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, उत्तराखंड। ठीक है,
इन सब एरिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था उस टाइम, प्रोजेक्ट दीपक। तो आप कभी भी रोहतांग पास जाना, अटल टनल जाना, या फिर बारालोची पास जाना, या मनाली से ऊपर जैसे ही आप निकलोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर लिखा हुआ प्रोजेक्ट मेड अंडर प्रोजेक्ट दीपक, मेड अंडर प्रोजेक्ट दीपक, जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही प्यारा है। आप घूम के आओगे तो आपको अच्छी लगेगी। कभी टाइम मिले एग्जाम से, जैसे एग्जाम खत्म होता है क्लियर हो जाता है, आप जाइए घूमने, घूमना बहुत जरूरी है, आंखें खुलती है उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी हेल्थ एट वर्क 2026, तो ये अप्रैल 28 को। ये मैंने बताया था कि ये सिक्स का ऑब्जर्व करा जाता है, 66 रेजिंग डे और प्रोजेक्ट डे मई 4 को करा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व डन मई 4, ये तो मैं भूल ही गया था, सॉरी उसके लिए। मई 4 को होता है, ठीक है, आप इसको याद रखना कि मई 4 को होता है। वैसे प्रोजेक्ट दीपक के बारे में ज्यादा पूछेगा rather देन की डेट पूछ लें, क्योंकि न्यूज में है तो उठा के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोजेक्ट दीपक है क्या चीज। बिहार का प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न हिमालय का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, बस इतना से याद रखना है, इतने से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2026, ये कब है? अप्रैल 28 को आता है। ठीक है, ये अप्रैल 28 को आता है। इसकी थीम है, थीम पूछी जा सकती है, इंश्योरिंग ए हेल्थी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसकी थीम है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से डे में था, या फिर इसकी थीम पर पूछी जा सकती है। अल्टरनेटिव नेम भी दे रखा है इसे, इंटरनेशनल सेफ्टी डे। पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो आप याद रखना अप्रैल 28। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024, वर्क की बात हो रही है, मतलब काम पे हम करेंगे इसे। ठीक है, तो हर जगह नहीं काम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शायद से डायरेक्ट एग्जाम पे आ जाए कि कब मनाया जाता है, मई 1 को आता है। ठीक है, इसको मे डे भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? इंश्योरिंग ए हेल्थी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इसकी थीम है, और ये मई 1 को मनाया जाता है इंटरनेशनली में। काफी लोगों की छुट्टी भी होती है इसमें, मई गवर्नमेंट में तो नहीं होती पर प्राइवेट में होती है। 1 मई को छुट्टी होती है, खासकर जो एमएनसी बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं। और आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दें कि मे डे का मतलब ये आया कहाँ से, मे डे। ठीक है, तो मे डे ऐसे है कि 1800 के टाइम पे अमेरिका में एक स्ट्राइक होती है, जनरल स्ट्राइक। तो उसमें वो 1 मई को ऑब्जर्व करी गई थी स्ट्राइक, और उसमें उनकी जो डिमांड थी कि 8 आवर वर्क होना चाहिए, 8 आवर रेस्ट होना चाहिए, और बाकी के जितना वो हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि कितना हम क्या करना चाहें। ठीक है, बेसिकली ये था 8 आवर, 8 आवर वर्क, 8 आवर रेस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम एट आवर पे। ये उन्होंने स्लोगन दिया था, ये अमेरिका में शुरू हुआ था। मई 1 को उन्होंने स्ट्राइक करी थी। ये एक इंटरनेशनल लेबर डे उसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो मे डे भी बोला जाता है, मे डे पूछ लेना, 1 मई को भी आता है, और इंटरनेशनल लेबर डे। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये मई 3 को आता है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे 2026, और ये थीम है इसकी, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम। ठीक है, मई 3 में क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब आता है, तो ये मई 3 के होता है, और शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम, तो ये हमारा आ, इसकी थीम है। ठीक है, और ये इसमें अब ये देखो, वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स आता है। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 कंट्री कोई बता सकता है कि नंबर 1 कंट्री कौन है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है। ठीक है, रिपोर्टर विदाउट फ्रंटियर्स इसको लॉन्च करती है, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया हो थोड़ा कि नंबर 1 कंट्री कौन है? हिंट दे दो तो, अभी मोदी जी वहीं जा रहे थे, और वहां पे मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया, प्रेस के आंसर करने से मना कर दिया। यहाँ से करता है चैट बॉक्स में, कौन सी है नंबर 1 कंट्री प्रेस के फ्रीडम के मामले में? नहीं, लोग कह रहे हैं स्वीडन। नहीं, स्वीडन नहीं है आंसर, है तो नॉर्डिक कंट्री, नॉर्वे। वेरी गुड, नॉर्वे। मैडम ने करेक्ट आंसर दिया, नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, हमारी कंट्री का पोजीशन क्या है, कोई बता सकता है? अभी 2000 जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसमें 157। वेरी गुड, 157, वेरी गुड, वेरी गुड मून, वेरी गुड बीनाम जी, वेरी गुड। 157 है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, जैसी कनेक्शन बनता है ना किसी भी करंट अफेयर से, उसको याद कर लो, लिख लो कहीं पर। बस क्वेश्चन आया तो बस
आए तो एकदम ही मार्क कर दिया, छोड़ना नहीं है कुछ। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे May 3 में है, और हमारी कंट्री की वो है 157 नंबर 1 पे आपका नंबर पे। ठीक है। मोदी जी को याद रखना, मोदी जी ने और भी जाके आंसर ही नहीं करे प्रेस के, प्रेस वाले पीछे भागते रहे कुछ तो कर दो आंसर, मोदी जी गायब। ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। वर्ल्ड अस्थमा डे 2026, ये May 5 को ऑब्जर्व करा जाता है। थीम क्या थी इसकी? एक्सेस ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा। ठीक है। एंड अर्जेंटी, ये मुझे दिख नहीं रहा है, ये कैसे होगा? हाँ, स्टिल, सॉरी। ठीक है, एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंटी, ये इसकी पूरी थीम है। May 5 को आता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वर्ल्ड अस्थमा डे लिख लेना, May 5 को होता है, इसको रख दो बस, कुछ नहीं है। ठीक है। अस्थमा होता है कि आपको पता ही हो, इनहेलर वगैरह लेते हैं, लंग्स में कोई इशू होता है तो उसके लिए मनाया जाएगा अस्थमा डे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ IDM 2026, ये May 5 को आता है। ठीक है। और ये इसकी थीम है इस टाइम पे 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ कब है? May 5 को, और इसकी थीम याद रख लेना, 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। आप क्वेश्चन के माध्यम से मिडवाइफ्स को कोई सोच रहा है कि अरे आधी पत्नी वाला सीन तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिडवाइफ्स है, ब्रिटिश ओरिजिन वर्ड है। तो मिड का मतलब होता है विद। ठीक है, विद। और वाइफ का मतलब होता है वेमेन। एक तो ये टैब है, इसमें पूरा हिल रहा है हाथ। वो, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर होगी कि मैं खुद नहीं पहचान। ठीक है। तो ये हो गया, विद का मतलब है विद, और वाइफ का मतलब है वेमेन। ठीक है। तो विद वेमेन ये ऐसा है। तो जो भी जब भी वेमेन को डिलीवरी, सॉरी, डिलीवरी होती है या डिलीवरी से पहले जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है वेमेन को, जैसे उनको बच्चे को केयर देना या हेल्प करना, बच्चे को वो करना, क्या बोलते हैं, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, तो उनके साथ क्या होती है, ये नर्सेज वगैरह होती है। तो इनको मिडवाइफ बोला जाता है, ब्रिटिश ओरिजिन वर्ड है। तो बस याद रखना कि फीमेल नर्स को मिडवाइफ बोलते हैं। ठीक है। May 5 याद रखना, 1 मिलियन मिडवाइफ, हमें 1 मिलियन मिडवाइफ चाहिए, ये इसकी थीम थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनेशनल या नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक में। ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत तेज चल रहा हूँ या बहुत स्लो चल रहा हूँ? ये तेज चले जाए, ठीक है, कुछ भी हो तो बता दीजिए चैट बॉक्स में। अभी तो चैट बॉक्स पढ़ सकते हैं, बाकी जब टाइम नहीं होगा तो चैट बॉक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज। हाँ, ठीक है। सिम्बेक्स सेकंड, ये क्या है? एक कंबोडिया इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। अब इसके नाम से पता लगेगा, सी से कंबोडिया। ठीक है। तो सी से कंबोडिया, आई से, IN से इंडिया, बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज सेकंड है ये। फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन। ठीक है। तो कंबोडिया इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, कहाँ हुई ये याद रखिए, कोई नहीं पूछ रहा, कंबोडिया में हुई है। ठीक है। ये हमारी इंडियन आर्मी खड़ी है, ये कंबोडिया की आर्मी खड़ी है। ठीक है। इनके झंडे एक्सरसाइज सिम्बेक्स, सिम्बेक्स से याद रखना कंबोडिया और इंडिया। इसमें याद रखने की चीज है, कंबोडिया का आप देख लेना एक बार मैप उठा के कि कंबोडिया में क्या इसका कैपिटल है, और आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है। ठीक है। मैप अपने साथ रखिए हर समय, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट साथ में होनी चाहिए, ऐसे आप याद पकड़नी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक। कुछ नहीं है, NCB ने लॉन्च कराया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। क्या कर रहे हैं? कोकीन की ट्रैफिकिंग को देख रहे हैं, रोक रहे हैं या उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। ठीक है। कुछ रखने की याद है, वाइट स्ट्राइक किस रिलेटेड है? कोकीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, किसने करा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अवार्ड्स। जो जो अवार्ड्स अभी न्यूज में थे, पहला है पुलित्जर प्राइज। ठीक है। इसमें दो लोगों ने जीता है, अभी दो इंडियन जर्नलिस्ट थे, RK आनंद जी, एंड सेकंड है संपूर्ण शर्मा जी। ठीक है। इन दो लोगों का नाम याद रखना, यही क्वेश्चन फ्रेम होगा डायरेक्ट। ये शेयर करा गया था किसके साथ? नेटली उबिको जी के साथ करा था। ठीक है। मतलब इन तीनों लोगों को मिला है। ठीक है। पर इंडिया से जो भी है वो RK आनंद जी, सुपर्णा जी, आप उनकी शक्ल याद रखेंगे शक्ल। ठीक है। किसके लिए मिला? एक इन्होंने वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, न्यूज
विजुअल इन्वेस्टिगेशन की न्यूज बनाई थी, जिसमें कि उसका नाम था अवार्ड ट्रैप्ड। उसका नाम था ट्रैप्ड, ठीक है। पब्लिश कहाँ हुई थी? बूमरैंग न्यूज में हुई थी। इन्होंने क्या बनाया था उस ट्रैप्ड के अंदर? विजुअल immersive visual investigation to digital arrest scams in India, detailing a neurologist held under psychological captivity by cyber crimes। आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहे हैं ना, स्कैम्स, डिजिटल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड इन्होंने पूरा बनाया था, ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री टाइप समझ लीजिए। और ये ट्रैप, इसका नाम क्या था? ट्रैप्ड। मिला किसका? आर के आनंद एंड सुपर्णा शर्मा जी के लिए। ये इनका नाम है, ये शक्ल है, याद रह जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में, प्राइस के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन करता है एडमिनिस्टर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। किस में देती है? अमेरिकन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन में दिया जाता है। स्टैब्लिश कब हुआ? 1917 में। किसके नाम पे है? जोसेफ पुलित्जर के नाम से। कितना मिलता है पैसा? $15,000 कैश प्राइज, ठीक है। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी मिला जाता है, मतलब इंस्टेड ऑफ प्राइस के लिए गोल्ड मेडल। फर्स्ट इंडियन विनर कौन था? गोविंद बिहारी लाल जी, 1937, ये फर्स्ट इंडियन विनर थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विटली अवार्ड्स, ठीक है। इसमें से क्या, 6 विनर थे, 6 में से क्या, 2 इंडियन थे। तो उन 2 इंडियन को हमें पता करना है, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। पहला था प्रवीण शेख जी, दूसरा बरका सूबे जी। इन्होंने, अब देखो इसको ना, जो विटली अवार्ड होता है ना, इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई कंजर्वेशन का काम करा तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विटली अवार्ड किसको दिया जाता है? ये ऐसे काम पे दिया जाता है इसमें कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, ठीक है। तो ये इनको, प्रवीण सिंह को इसके लिए मिला अलॉन्ग दी चंबल रिवर, इन्होंने कुछ स्क्रीमर गार्डियन इनिशिएटिव करा था। और इनको बरका सूबे को इसलिए मिला है क्योंकि ये और हिमालयन सैलमेंडर चिपली टाइप होती है जो वेटलैंड हैबिटेट को सेव करने के लिए कहाँ करा था? दार्जिलिंग हिमालय, तो इनका नाम बरका सूबे जी का, ठीक है। प्रवीण सिंह जी, ये दोनों के मैंने 6 लोग आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक ही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी उनके लिए। आ, 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 पीछे, आ, ठीक है, ठीक है जी। अभी हमारे क्या है, जो चेयरपर्सन ऑफ CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन देती है आपकी मूवीज को, जो मूवीज आप हॉल में देखे जाते हैं या PVR में देखने जाते हैं, उनको सर्टिफिकेशन जो देती है बॉडी, उसके चेयरपर्सन नहीं बने हैं। चेयरपर्सन का नाम है कौन है? शशि शेखर वेम्पति जी, ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा इनका? 3 साल का रहेगा। इससे पहले कौन थे? ठीक है, मैं स्लो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहेंगे, ठीक है। तो सक्सीड कराया किसको? प्रसून जोशी जी को सक्सीड कराया। पहले प्रसून जोशी जी थे CBFC के चेयरपर्सन, अब कौन बन गए? शशि शेखर वेम्पति जी, ठीक है जी। अब जो प्रसून जोशी है, वो क्या जी है? चेयरमैन है प्रसार भारती है इस टाइम। प्रसार भारती है क्या चीज? आपको कुछ आइडिया है? प्रसार भारती है हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जो भी DD न्यूज, ठीक है, DD न्यूज, और हमारा जो आकाशवाणी होता है, और हमारा जो फ्री DT, वो है डिश, ये डिश आता है ना, ये जो पहाड़ों में लगा देते हैं, तो शायद से वहाँ भी नहीं लग रहा है, तो पहले लगा देते हैं। ये प्रसार भारती के अंदर आती है चीजें। तो उसके चेयरमैन है प्रसून जोशी, पर जो CBFC के चेयरमैन है शशि शेखर वेम्पति जी है, ठीक है। आगे चले, अब आ गया नया टॉपिक है, ट्रेंडिंग पर्सन, मतलब कौन कौन से पर्सन न्यूज में थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये वीकली है, याद रखना, ये मंथली नहीं है। तो वीकली में कम ही ऐसे एंटिटी या इंडिविजुअल्स होंगे, एक दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मंथली में बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम वीकली कवर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, एक दो पर्सन ही रहेंगे ऐसे अपन। तो आपको वीकली रहेगा तो ढंग से आता, मैं एक साथ इतना सारा दे दूंगा आपको मंथली, तो फिर वो भी दिक्कत है, आप याद नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे चीज। हमें याद रखना है कि वीकली है तो कमी रहेगी। पहले है शांत सिंह, ये कहाँ है? रांची झारखंड के हैं। इन्होंने क्या कराया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्विमिंग अक्रॉस पाक स्टेट। किसी को पता है पाक स्टेट का? कोई कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अप्रोक्सीमेटली 29 किलोमीटर का है, 9 घंटे इन्होंने लगाए ठीक है क्रॉस करने के लिए। इनकी एज केवल 7 है, सोचो, 7 साल का बच्चा इतना 29 किलोमीटर तैर के जा रहा है, 9 घंटे कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अवार्ड इन्हें मिला यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्टेट
वेरी गुड, मैडम जी ने एकदम बिल्कुल सही करा। श्रीलंका में, श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। जब आप एटलस खोलेंगे तो आप ढूंढना इस चीज को, ठीक है। ईशान सिंह जी, याद रखना, सीरिया में नहीं है, सीरिया में नहीं है, गलत है, सीरिया तो बहुत दूर चले गया। इंडिया में सोचा ना, अब ईशान सिंह वहां जाके क्या करेगा सीरिया में। वेरी गुड, स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वेरी गुड, मैडम जी ने सही बोला है, ठीक है। इंडियन श्रीलंका के बीच में, तो याद रखना, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन में आ सकते हैं। ईशान कौन है जो अभी अभी जिन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है, जो कि स्विमिंग अक्रॉस दी टॉप स्टेट है, ईशान सिंह यादव, ठीक है। आगे चलते हैं, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज, ठीक है। ये है पहली न्यूज एनवायरमेंट से रिलेटेड। यूनेस्को हैज एडेड 12 न्यू साइट्स ऑफ ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क, ठीक है। 12 साइट्स ऐड हुई है, कहाँ पर? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ठीक है। टोटल कितनी होगी अभी? 241। ये पूछा जाता है कि टोटल जियो पार्क्स वर्ल्ड वाइड में कितने? 240, ठीक है। कितने कंट्रीज में है ग्लोबली? 51 कंट्रीज में, ठीक है। 51 कंट्रीज में 241 फैली हुई है पूरी की पूरी। इंडिया में कोई भी साइट नहीं है, याद रखना। ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, इंडिया में एक भी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है। कलेक्टिवली कितना है ये? 8.82 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। पूरा जोग्राफिकल कवरेज है। डेफिनेशन क्या है इसकी? यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एरियाज फीचरिंग द जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ठीक है। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस की होती है, तो वैसी ये ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क है, ये जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की है, ठीक है। कोर पिलर्स के क्या 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 होता है? जियोलॉजिकल कंजर्वेशन होता है, सस्टेनेबल टूरिज्म, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, इतना पूछेगा ना ही चाहेगा, बस मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी मार्केट। इसका विंड एनर्जी का मार्केट बन गया ग्लोबली इन 2025, ठीक है। ये किसकी न्यूज है? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की अकॉर्डिंग है, ठीक है। फर्स्ट में कौन है? चाइना, ऑब्वियस सी बात है, चाइना है। किसी भी उसमें देख लो, हर जगह चाइना ही पहुंच जाता है। हम सेकंड में रहते हैं या थर्ड में रहते हैं, तो हम सेकंड लास्ट लार्जेस्ट बन गए हैं विंड में। अब ये हुआ कैसे? अब अदानी विंड जो है, इन्होंने एक प्लांट लगाया था अभी, कावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गुजरात में, ठीक है। ये 1 गीगावाट का प्लांट है, ठीक है। तो इसी चक्कर से हमारा क्या है, जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अडानी मर्जेज अमंग ग्लोबल ग्लोबल टॉप ग्लोबल टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो गुजरात में काफी बड़ा प्लांट लग गया है, इसके लिए हम धीरे धीरे करके अभी हमने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है विंड एनर्जी के लिए, तो हम सेकंड लार्जेस्ट हो गए हम, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि हम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटी, पॉलिटी इन न्यूज। जो जो रिसेंटली पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, वो हम कवर करेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। सो राइट टू सेफ ट्रेवल, देखिए, अब तो क्या है, पहले तो राइट टू लाइफ होता था, अब राइट टू सेफ ट्रेवल भी हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है, जिसमें क्या उसमें बोला गया है, जो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ है, उसके अंदर इंटीग्रेशन हो गया है राइट टू सेफ ट्रेवल का। सेकंड पोजीशन हो गई भी लाइक प्रॉब्लम से में। हाँ सर, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, पर विंड एनर्जी में है ना सर, हर जगह विंड एनर्जी है नहीं, गुजरात में है विंड एनर्जी के विषय में, ठीक है। चलिए, ये चलते रहेंगे छोटा छोटा जो, ठीक है। राइट टू सेफ ट्रेवल, ये आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 21 कहाँ है, किस पार्ट में है? पार्ट 3 में, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं। ये बोथ सिटीजन्स के लिए भी अलाउड है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है, पार्ट 3 वाला, ठीक है। जो आर्टिकल 21, सॉरी, आर्टिकल 21 कहता क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये है आर्टिकल 21, ठीक है। इसके अंदर अब इंटीग्रेशन हो गया लाइफ टू सेफ ट्रैवल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज इंटीग्रेटेड which of the following term in the article 21 of the Indian constitution,
ठीक है, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाना है राइट टू सेफ ट्रेवल। अरे ये आगे कहाँ जा रहा है भाई। ठीक है, तो अब इसमें ओवर द टाइम आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी चीजें ऑलरेडी ऐड कर रखी है। उनमें से मैं बता दूं, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ये सब चीजें। अभी लेटेस्ट कौन सा, राइट टू सेफ ट्रेवल। मतलब हाईवेज में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रैवल, ये आपकी राइट है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक वो लिया था, सुमोटो केस लिया था, जिसमें कि राजस्थान तेलंगाना में कलेक्टिवली काफी सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे थे, तो वो कलेक्टिवली 34 ले गया 2025 में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट मार्क कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो हम कवर करेंगे इसमें। छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़े डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, इंडिया वियतनाम। India Vietnam has formally elevated their bilateral relation, enhanced comprehensive strategic partnership। ठीक है, ये इंडिया वियतनाम के बीच में हुआ कि मोदी जी है, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। और ये कहाँ चली, सॉरी। ठीक है, माइलस्टोन क्या है, 10 ईयर एनिवर्सरी थी इनकी, इन्होंने क्या है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसको क्या है एनहांस कर दिया, मतलब एक लेवल ऊपर ले गए। पहले थी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब उसको एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया वियतनाम, वियतनाम का मैप देखिए, उसका कैपिटल देखिए हनोई होगा। फिर उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन से उसके सी है आसपास। साउथ चाइना सी है शायद से, हाँ साउथ चाइना सी है वहाँ पे। तो ये चीज आप देखिए एक बार, मैं दिखाने चले जाऊंगा तो ये सेशन बहुत लंबा चले जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए ये चीजें, कभी भी करंट अफेयर जब भी पढ़ रहे हो तो साथ में होनी चाहिए चीजें। आगे चलते हैं, इंडिया जर्मनी। तो इंडिया एंड जर्मनी हैज लॉन्च को मेमोरेटिव लोगो। अब 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए हमारे जर्मनी के साथ। ये याद रखना, जर्मनी के साथ 75 ईयर्स हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। ऐसा कुछ वो नहीं है, पर 75, 1941 में हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन हुई थी, 2026 हो गया, 75 ईयर हो गए। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, कौन सी कंट्री है जिसके साथ हमारी 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन हो चुके हैं, तो उसका आंसर होगा जर्मनी। ये वहाँ के चांसलर है। ठीक है, जैसे हमारे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ के ये चांसलर है। ठीक है, इनका नाम कोई बता सकता है मुझे, जर्मनी के चांसलर कौन है। थोड़ा थोड़ा न्यूज में पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, कि कौन कौन सी एंटिटी है। नहीं है, मार्क फेडरिच नाम है इनका। ठीक है, मार्क फेडरिच, ये वहाँ के चांसलर है, इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2025 का क्या, 2026, 2026 लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, फेडरिच है 2025। समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रही हैं, फेडरिच तो है, मार्क फेडरिच 2025 चांसलर भी है वहां पर, यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आ गया। नहीं सर, ये ऐसे यू नो ऐसा है कि ये वो पोस्ट डेजिग्नेटेड पोस्ट है, जैसे हमारे पीएम होता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होंगे, तो ऐसे ही वो उनका टेन्योर होता है। हमें आई डोंट नो रिमेम्बर कि कितना टेन्योर होता है उनका, तो अभी ये इलेक्ट हुए हैं वहां पर चांसलर, तो ये 3 या 4 साल जो भी इनका टेन्योर होता है पूरा करेंगे। तो 2026 के ही है, अभी इलेक्ट हुआ है, मेरे को पता नहीं है इलेक्शन कब हुए थे, पर रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, तो वो अभी प्रेजेंट में वहाँ पर चांसलर है। अब उनका पूरा टेन्योर वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, नई चांसलर। चांसलर इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर उन्हें चांसलर बोला जाता है। जर्मनी में, जर्मनी की कैपिटल देख लेना बर्लिन, उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं थोड़ा एक बार देखना यूरोप खोल के कितना बढ़िया है। जाइए आप स्विट्जरलैंड एग्जाम क्लियर करिए, स्विट्जरलैंड हो गई, यूरोप हो गई, जर्मनी हो गई। ठीक है, देन प्रेजेंट इज ब्रिटिश, हाँ जी हाँ जी, प्रेजेंट ब्रिटिश ही है, मार्क ब्रिटिश। ठीक है, आगे चलते हैं, यूएई ने क्या कर दिया, अभी ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उससे एग्जिट ले लिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, ओपेक। याद रखना है, यहाँ से यूएई ने हट लिया। ये बोल रहा भाई हमारे बस की नहीं है, और ये जितना भी स्टेट ऑफ होंगे उसमें, और यूएस से इसराइल ईरान ने जो हल्ला मचा रखा है,
पेट्रोल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो हम तो निकल रहे हैं उससे, ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली एग्जिट कर दिया है ओपेक से, तो ये है यूएई ने। ठीक है, ये May 1, 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, स्टेट ऑफ होम रूल्स तो पढ़ के जाना, कौन से काम कोई करंट अफेयर में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा इससे आगे। ठीक है, ओपेक के बाद वर्ल्ड है थोड़ा सा पावरफुल ग्रुप है, किसका? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, वर्किंग टुगेदर इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ऑयल मार्केट। जो ऑयल मार्केट है ना ग्लोबल, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या, प्राइजेस सेट करेंगे, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन घटाना है, तो ये कंट्री सेट करती है। ओपेक वाली कंट्रीज, एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई थी? 1916 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग द मेंबर कंट्रीज एंड स्टेबलाइज ऑयल मार्केट। स्टेबलाइज करना ऑयल मार्केट। ठीक है, ओपेक का इंपॉर्टेंस क्या है? 70% प्रूवन ऑयल रिजर्व कहाँ है ओपेक में? कौन कौन सी कंट्रीज है? रशिया है, कजाकिस्तान है, मेक्सिको है, ओमान, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, मलेशिया, सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, क्यों एग्जिट किया है? देखिए, द अनाउंसमेंट कम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंटिन्यू वॉलेटिलिटी। आप देख रहे हैं, यूएसए ईरान इसराइल वाली जो वॉर चल रही है, उसके चक्कर में प्राइस का वॉलिटी आ गई है, वॉलिटिलिटी आ गई, प्राइस कैसे मूव करे। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाने के लिए कि हम ही इसे कंट्रोल करेंगे, कोई दूसरी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इस ऑयल प्राइस को कंट्रोल ना करे, तो उन्होंने एग्जिट कर दिया। अब क्या करेंगे एग्जिट करने के बाद? है। अपनी ही जो ऑयल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज होगी या ऑयल के से रिलेटेड कुछ भी, इनको प्राइस बढ़ाने घटाने वो अपने आप सेट कर पाएंगे। अपनी इनकी खुद की कंट्री डिसीजन लेगी, उनकी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डिक्टेट नहीं दे सकती, आप ये करिए वो करिए। ठीक है, यूएई है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ठीक है, जिसमें आबू धाबी, दुबई वगैरह आते हैं कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर राजा होता है, किंग है इनका। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं होते। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी वाला सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है जी। इंडिया हैज इमर्ज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स। परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में जो हमारी इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएसए है, और थर्ड इंडिया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी में कौन से नंबर पे है? वो थर्ड नंबर पे, मतलब जीडीपी से कैलकुलेट करा गया। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि कितने, एक करेंसी हम स्टैंडर्ड ले ले अगर यूएसए की, इंडिया की या चाइना की, तो कितनी चीजें हम खरीद पा रहे हैं उससे। परचेजिंग दिख रहा है, नाम से पता लग रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर चाइना में जाएंगे तो सबसे ज्यादा चीजें आप खरीद सकते हैं उसी करेंसी से। यूएसए में जाएंगे तो थोड़ा कम, इंडिया में आएंगे तो थोड़ा कम। तीसरे नंबर पे हम, ये है हमारा, देखो जीडीपी यहाँ देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इनकी 43 ट्रिलियन डॉलर है, इनकी 31 ट्रिलियन डॉलर, हमारी 19 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। एट्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, अब क्या है, साउथ कोरिया। पता होगा आपको साउथ कोरिया। यहाँ का एक फेमस बैंड भी है, इसको पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। यहाँ का एक फेमस बैंड है साउथ कोरिया का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक कर दिया है, एट्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे यूएस है। ठीक है, सेकंड में है मेनलैंड चाइना, याद रखना मेन लैंड लिखा है, मेनलैंड चाइना। थर्ड में जापान, फोर्थ में हांगकांग, फिफ्थ में है इंडिया, एट्थ में आ गया है साउथ कोरिया। ठीक है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को पिक करके ऊपर चले गया। ठीक है, तो ये याद रखा, मेनलैंड चाइना अलग है और हांगकांग अलग है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट तो यूएसए का है, एट्थ नंबर पे आ गया है साउथ कोरिया। तो क्वेश्चन आएगा भैया, अभी रिसेंटली एट्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कौन, किसने पोजीशन लिया है? तो साउथ कोरिया, आंसर विल बी द साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये लास्ट स्लाइड है। 100% एफडीआई वाई ऑटोमेटिक रूट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि भाई 100% एफडीआई कौन से सेक्टर में अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से? तो आ जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में थी नहीं पहले, तो अब अलाउ कर दी गई है कि बाहर की कंपनीज आके अपना बाहर का पैसा लेके आए। क्या लिखा है, यूएस का तो सर बहुत है। हाँ जी बहुत है। ठीक है,
तो 100% एफडीआई हो गई इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इंश्योरेंस सेक्टर में अब क्या करते हैं, कोई सी बाहर की कंपनी है तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कंपनी है स्टैब्लिश करके अपना पैसा लेके आते हैं। पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ती थी, बहुत सारे रेपिटेटिविज्म था, तो अब ये ऑटोमेटिक कर दिया गया, ठीक है। Eliminating the need of prior government approval, this is subject to the verification, notification permits aggregate foreign holdings of both FDI portfolio to reach 100% paid up equity capital insurance company। LIC इससे एग्जाम्प्ट है, LIC को नहीं रखा गया है इसके अंदर क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है। इसमें अभी भी 20% कैप लगा पड़ा है, तो LIC को नहीं है। केवल और जितनी भी आएंगी स्टैब्लिश होंगी उनके लिए 100% इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कर। ठीक है, तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। यही हमारा सर बेनिफिट्स है क्या इंडिया के लिए अगर एफडीआई ऑटोमेटिक्स हो गया। हाँ जी, बेनिफिट है, क्यों नहीं बेनिफिट है। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर वैसे ही हमारा इंडिया का बहुत कमजोर है। आपने बहुत कम ही लोग सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या कुछ अपनी से वो इंश्योरेंस ले रहे हैं, कुछ ये जो होता है टर्म इंश्योरेंस ले, बहुत कम ही लोग लेते हैं। पर कार का इंश्योरेंस होगा, मोबाइल का इंश्योरेंस भी होगा, पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं लेता, टर्म इंश्योरेंस कोई नहीं लेता। तो ये सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा तो इंडियन कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल है, वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही ठीक है, तो ये सब हो गया कंप्लीट। इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा अगर एफडीआई आता है तो, बाहर की कंपनीज आती है। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी आज का। हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर डेली से कराएंगे क्या। हाँ जी, हाँ जी, डेली कराएंगे सर। वीक वीक कवर करते चलेंगे, जैसे जैसा मुझे होता चला जाएगा तो मैं डेली करूंगा। अब हम कल हम सेकंड वीक का करेंगे, मई का ही। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रखिए, कोशिश करेंगे डेली कराएं और आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए एग्जाम से पहले, यही मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है सर की तरफ से। ठीक है, बस आप कोऑपरेटिव रहिए, रोज सुबह क्लास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कुछ क्वेरी होगा तो हम, आप पूछ लेना सर से भी और सर मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है।